हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लास में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग प्लांट जगत के अगले वीडियो में आपके सामने अगले टॉपिक को लेकर आए हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊं, आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार अगर इसी तरह से बना रहा तो हमारी ऊर्जा जो है वो डबल होती जाएगी। चलिए, आज हम लोग प्लांट जगत में पादप जगत में बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पर। पहले देख लीजिए हमने क्या कवर कर लिया। सबसे पहले देखिए कि हमने जब प्लांट जगत पढ़ा था उसमें हमने बताया प्लांट किंगडम है ये किंगडम प्लांटी है हमारा, है ना, किंगडम है। इस प्लांट किंगडम के अंदर हमने दो सब डिविजन्स किए थे। एक था हमारा क्रिप्टोगेम्स, दूसरा फेनेरोगेम्स। दो सब डिविजन्स हमने किए थे। जब हमने क्रिप्टो गेम्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमें पता चला कि क्रिप्टो गेम्स में थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीन और सब डिविजन्स मतलब क्लासेस थे। उसके बाद अब हमें पढ़ना है फेनेरोगेम्स के बारे में। फेनेरोगेम्स को कहा जाता है प्लांट डिवीजन को, जब डिवीजन किया गया प्लांट किंगडम को, इसको सीडेड और सीडलेस के फॉर्म में डिवाइड किया गया। जब हम बात कर रहे थे सीड नहीं होगा, बीज नहीं होगा, तब हमने बात किया था थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, अब हम लोगों को बात करना है ऐसे पादप के बारे में जिसमें बीज होते हैं। बीज होने का मतलब है उसमें बीज आएगा और उसी बीज के द्वारा जो है उसी बीज के अंदर भ्रूण होगा और पोषक तत्व होंगे जिससे कि वो बीज अंकुरित होकर नए पौधे में विकसित होगा। और उसे अंकुरित होने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उसी बीज के अंदर होगा। तो अब हमें वैसे पादप के बारे में पढ़ना है जो बीज पैदा कर सकते हैं। अब यहां पर बीज पैदा करने वाले पादप को भी फेनेरोगेम्स हमने कहा था। और फेनेरोगेम्स में दो डिविजन्स अगेन आ गया। फेनेरोगेम्स में जो दो डिविजन्स आया, एक में आया जिसमें कि फ्लावर्स नहीं होते हैं, फूल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ बीज होता है। बीज होता है नग्न बीज पत्री, जिनको कि जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नग्न बीज पत्री जिसको कि जिम्नोस्पर्म कहते हैं, वो डिवीजन हमारे पास आता है जिसमें कि फूल नहीं होगा, फ्लावर्स नहीं होंगे। अगला जो सब डिवीजन होगा जिसमें कि फूल होगा, फूल के बाद फल होगा, उसी में बीज उत्पन्न होगा, वो हमारा एंजियोस्पर्म में आएगा। पहले हम लोग बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि आज हमारा रहेगा जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म से पहले जो है कुछ पॉइंट्स हमें देख लेने हैं, तो उसको एक एक करके हम लोग यहां पर देख लेते हैं। हमने कहा कि ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा और टेरिडोफाइटा मिलके हमारा क्या बना था, क्रिप्टोगेम्स मिला था। क्या मिला था, क्रिप्टोगेम्स एक सब डिविजन्स मिले थे। उसके बाद इन क्रिप्टोगेम्स वाले पादप में सीड्स नहीं था, सीड नहीं था, इसके पूरे बॉडी जो है वो डेवलप्ड नहीं थे, पूरी बॉडी डेवलप्ड नहीं थी। जैसे कि हमने थैलोफाइटा में देखा, इसमें तो ना जड़ था, ना तना था, ना पत्तियां थी। ब्रायोफाइटा में थोड़ा बहुत तो आया, लेकिन टेरिडोफाइटा में थोड़ा बहुत संवहनी तंत्र भी आ गया। ठीक है, मतलब इसका बॉडी पार्ट जो है स्टेम, रूट और लीव्स में सब डिवाइड होने स्टार्ट हो गया, जाइलम और फ्लोएम भी आ गया था। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर। और इसमें बताया गया कि इनमें जो है नग्न भ्रूण होते थे, नग्न भ्रूण पाए जाते थे जिन्हें बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। जो हमने बताया था कि जैसे कि आपका टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा की पत्तियां होती है इस तरह की, उसके पत्तियों के पीछे में इस तरह का बीजाणु रहता है, स्पोर्स रहता है, जो कि प्रजनन करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया नग्न भ्रूण पाया जाता है। इम्ब्रायो जो है वो नग्न होता है, नेक्ड इम्ब्रायो पाया जाता है, जिसको कि हमें क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, स्पोर कहते हैं। उसके बाद इन पौधों में जननांग जो है अप्रत्यक्ष होते हैं। जननांग जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। क्या नहीं उत्पन्न होती है, तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। किसमें, क्रिप्टो गेम्स वाले सेक्शन में। अब अगर हम बात करते हैं
कि इसके विपरीत जो है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फेनेरोगेम्स में, तो फेनेरोगेम्स में जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है बीज की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? बीज की उत्पत्ति होगी। अब बीज उत्पन्न होगा, उसी बीज से नए पादप का जन्म होता है। तो अब हम आ गए हैं फेनेरोगेम्स में, जो सीडेड होता है, जो कि बीज उत्पन्न करने में सक्षम होता है। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो फेनेरोगेम्स को भी सब डिवाइड किया गया दो टाइप से। एक को नाम दिया गया एंजियोस्पर्म, दूसरे को नाम दिया गया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हमारे पास हैं। क्या कहता है? बीज की संरचना इस प्रकार रहती है कि भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ भी रहता है। बीज जो होता है, चाहे वो चना का बीज ले लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी बीज ले लीजिए, उस बीज में भ्रूण तो होता ही है, लेकिन भ्रूण के साथ साथ पोषण के लिए, देखिए बीज के अंदर ही मेल और फीमेल का, जो मेल और फीमेल प्लांट्स के जो भी होते हैं, क्या कहते हैं आप, जैसे मेल्स का जैसे स्पर्म होता है, फीमेल का क्या होता है? अंडा होता है, ओवम होता है। तो वो दोनों बीज में क्या होते हैं? जाइगोट बना लेते हैं, भ्रूण बना लेते हैं, एम्ब्रायो बनाते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर जो है, इस एम्ब्रायो के साथ जो है कुछ पोषक तत्व भी होता है, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए पोषक तत्व चाहिए ना, अंकुरन के लिए। तो वो पोषक तत्व, उसमें संचित खाद्य पदार्थ भी रहता है। यही संचित खाद्य पदार्थ जो है बीज को पोषण प्रदान करता है जब वो अंकुरित हो रहा होता है। ठीक है, देखिए कहता है जब भ्रूण का विकास होता है, यानी भ्रूण के अंकुरन के समय जो संचित खाद्य पदार्थ होता है उसकी वृद्धि में सहायता करता है। बीज के अंदर जो संचित खाद्य पदार्थ होता है, जो पोषक पदार्थ होता है, वो बीज को अंकुरित होने के समय जो है बीज की मदद करता है, बीज का नया अंकुरन करता है, नए पौधे में विकास करने में मदद करता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है? बीज की अवस्था के आधार पर, बीज की अवस्था के आधार पर फेनेरोगेम्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फेनेरोगेम्स को बीज के आधार पर, एक में नो फूल नो फ्लावर्स, दूसरे में हैज फ्लावर्स, हैज फ्लावर्स। एक में फूल नहीं है और एक में फूल है। तो एक में फूल नहीं है, एक में फूल है, इसका मतलब है कि जिसमें फूल नहीं है, क्या वो बीज उत्पन्न नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जिसमें फूल है उसमें भी बीज उत्पन्न होगा। एक जो बीज डायरेक्ट उत्पन्न करता है उसको नग्न बीज कहते हैं, नग्न बीज पत्री कहते हैं। और एक जो है बीज के साथ उत्पन्न करता है तो उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। याद रखिएगा, फेनेरोगेम्स को दो विभागों में विभाजित किया गया है, या दो क्लास में सब डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरे का नाम होता है एंजियोस्पर्म। तो आज जो हम लोग बात करने, देखिए यहां पे अगला पॉइंट भी है, नग्न बीज पैदा करने वाले पौधे जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, तथा फल के भीतर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। है ना, कि क्या होगा कि जो नग्न बीजी है, नग्न बीजी मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी को इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और या फिर इसी को अनावृत बीजी भी कहते हैं, अलग अलग नाम भी है इसका। तो याद रखिएगा, जो नग्न बीजी है, जिम्नोस्पर्म है, इसमें डायरेक्ट सीड पैदा लेता है, नग्न बीज पैदा लेता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? नग्न बीज पत्री कहा गया। और अगर हम बात करते हैं जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें फूल होगा, इसमें फूल नहीं होता, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होता है, जिस कारण से फल नहीं बनता है, और फल के बिना ही इसमें सीधा बीज उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म में फूल होगा, क्या होगा? फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स के बाद जो है क्या होगा? फ्रूट होगा, फल होगा, इसी फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड होगा। जैसे आम आपने अभी जस्ट खाया होगा, फूल था आम का पहले, मंजर जिसको कहते हैं, मंजर में फिर से क्या हुआ? तो मंजर में फल पैदा हुआ आम का,
उस आम को जब पक गया, जब आपने खाया तो उसके बीच में जो आपको आठी जिसको कहते हैं वो जो मिला वो क्या है? आम का बीज है। क्या है? आम का बीज है। तो वो किस विभाग में आया? तो एंजियोस्पर्म में आया। किस विभाग में आया? तो एंजियोस्पर्म में आया। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा जिम्नोस्पर्म के आधारित या फिर नग्न बीज पत्री पर आधारित होगा। पहला पॉइंट इसका कहता है जिम्नोस्पर्म शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें जिम्नोस जिम्नोस जिसका मतलब होता है नग्न और स्पर्मा जिसका मतलब होता है बीज। समझिएगा क्या से बना है? जिम्नोस्पर्म जो है जिम्नोस और किससे बना है? स्पर्म से बना है, स्पर्मा से बना है, जिसका मतलब होता है जिम्नोस का मतलब होता है नग्न, मतलब नग्न, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को क्या कहा गया? दूसरा नाम दिया गया नग्न बीज, नग्न बीजी भी नाम दिया गया। ध्यान में रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म को ग्रीक शब्द का जो ग्रीक भाषा है उसके दो शब्द से जिम्नोस्पर्म बना हुआ है, जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। इसी कारण से जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नग्न बीजी भी कहा जाता है। इन पौधों में जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उसमें बीज फलों के भीतर नहीं बनते हैं। कहां नहीं बनते हैं? फलों के भीतर नहीं बनते हैं। इसलिए बीजों के बाहर फल का कोई आवरण नहीं होता है। जिस तरह से आम का देखा, अमरूद का देखा है ना, जैसे लीची हमने देखा, इसमें क्या है कि फल का आवरण बीज को ढका हुआ रहता है। लेकिन जब हम नग्न बीज पत्री या जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई फल नहीं होता, सीधा बीज होता है। क्या कह रहा है? बीज फलों के भीतर नहीं बनेगा। कहां बनेगा? फिर फल का कोई आवरण नहीं होगा, सीधे बनेगा, तो उसके ऊपर कोई फल का आवरण नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसे बीजों को क्या कहा जाता है? नग्न बीजी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नग्न बीजी कहने का दो मतलब हो गया। एक तो जिम्नोस्पर्म जिसमें जिम्नोस और स्पर्मा है, दो ग्रीक शब्द है जिसके कारण इसको नग्न बीज कहा गया या नग्न बीजी कहा गया। और फल के अंदर नहीं होता है, सीधे बीज होता है, जिस कारण से इसको क्या कहा गया? नग्न बीजी पौधा भी कहा गया या नग्न बीजी भी नाम दिया गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा नग्न बीजी क्यों कहा या नग्न बीजी इसका नाम क्यों पड़ा। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या कहता है? देखिए अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कहता है ऐसे पौधे जिसमें बीज अंडाशय में बंद होते हैं, बंद होने के बजाय खुले या नग्न अवस्था में होते हैं, उसे अनावृत बीजी भी या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। याद रखिएगा कि क्या कहा? अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर नहीं होकर क्या होगा? खुले या नग्न अवस्था में जब होगा, इसी को अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहेंगे। तो जिम्नोस्पर्म का तीन नाम आ गया। कितने नाम हो गया? तीन नाम हो गए। एक अनावृत बीजी, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा नग्न बीजी। अगर तीनों नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म कहे, चाहे वो अनावृत बीजी कहे, चाहे वो आपका नग्न बीजी कहे, तीनों एक ही चीज है। कहता है इनमें फूल का अभाव होता है, इसमें फूल का अभाव होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं या जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे होते हैं उसमें फूल नहीं होता है, तो फूल का अभाव ही होगा ना। कहता है ये पौधे बहुवर्षी सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं, लकड़ी वाला होता है। ये पौधे कैसे होते हैं? याद रखिएगा, बहुवर्षीय होते हैं, बहुत वर्ष रहने वाला होता है, सदाबहार होता है, एवरग्रीन होता है, और काष्ठीय लकड़ी देने वाला होता है। दीज प्लांट्स आर पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो याद रखिएगा जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसा होता है? एवरग्रीन, बहुवर्षीय, पेरिनियल या काष्ठीय या वुडी। ठीक है, उसके बाद कहता है इन पौधों में जड़ें, तना,
पत्तियां विकसित होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा जो वस्कुलर सिस्टम होता है ना, वो भी वेल डेवलप्ड होता है। क्या होता है? जो वस्कुलर सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? आपका जाइलम आता है, आपका फ्लोएम आता है। तो दोनों के दोनों सुव्यवस्थित और सुविकसित होते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब प्लांट जगत में है, पादप जगत में है, तो फोटोसिंथेटिक भी होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक होगा मतलब प्रकाश संश्लेषी भी होगा, है ना। पादप जगत में हर पादप जो है वो क्या होता है? आपका फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब देखिए कि हमारे पास जो पौधा आया वो जिम्नोस्पर्म आया, जिसको अनावृत बीजी कहा, और इसका नाम जो है नग्न बीजी भी है। ये काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय पेरिनियल होते हैं, सदाबहार होते हैं और काष्ठीय भी होते हैं। जड़ भी बढ़िया है, तना भी बढ़िया है, पत्तियां भी विकसित है ना। जैसे चीर, देवदार, ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे जो काष्ठीय पौधे होते हैं, वो इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए कि कुछ जो है आपका जिम्नोस्पर्म का पेड़ का यहाँ पर कुछ इमेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस पौधे को देखिए, जरा गौर से देखिए ये कैसा शेप और ये पेड़ देखिए ये कैसा शेप है ना। इसका पेड़ का शेप जो है कुछ शंकु के आकार का लग रहा होगा, कुछ शंकु के आकार का लग रहा होगा। कोणीय शेप है। कैसा है? कोनिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है? तो कोनिकल शेप का इसका पेड़ होता है। और इसके पेड़ जो है देखिएगा ये काष्ठीय पेड़ है। कैसे है? काष्ठीय, लकड़ी वाला पेड़, एकदम सीधा जा रहा है, बढ़िया चौखट निकलेगा, बढ़िया पल्ला निकलेगा। ठीक है। कुछ ऐसे भी पेड़ है जो कि आपका काष्ठीय नहीं भी होते हैं, कुछ छोटे पेड़ भी है ना। इसका बीज वगैरह भी दिखाया गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसका बीज वगैरह भी दिखाया गया है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, है ना। चीर देवदार का जो पौधा पेड़ होता है, इसका पौधा नहीं कहेंगे बल्कि इसका क्या कहेंगे हम लोग? पेड़ के बारे में कहेंगे, इसका पेड़ है। इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, चीर, देवदार, कुछ इमेजेस भी हमने दिखा दिए। अब हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म की कुछ विशेषताएं, कुछ मेन फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए पहला है गैर पुष्पीय पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? गैर पुष्पीय पौधा। जिम्नोस्पर्म को गैर पुष्पीय पौधा भी कहा जाता है। मतलब ये फूल फल पैदा करते हैं, नहीं पैदा करते हैं, सॉरी नहीं पैदा करते हैं। गैर पुष्पीय है ना, तो ना फूल होगा ना फल होगा। जब फूल नहीं तो फल नहीं, सीधा क्या होगा? इसमें बीज होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? नन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? नन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा गया है। कहता है दे डू नॉट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये फूल और फल जो है उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये नग्न बीजी है। नग्न बीजी, नग्न बीजी कहने का मतलब बीज शंकु के आकार के तराजू या पत्ती जैसी संरचनाओं पर विकसित होते हैं, जिन पर फल की तरह कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं होता है। याद रखिएगा जो बीज है शंकु के आकार का, दिखाया था अभी हमने जस्ट, बीज भी कैसा है? शंकु के आकार का। पेड़ भी कैसा? शंकु के आकार का। तो बीज शंकु के आकार का मतलब कोनिकल शेप का होता है, के तराजू आकार के तराजू या पत्ती जैसी संरचनाओं पर विकसित होते हैं, जिस पर फल की तरह कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं होता है। कहता है नग्न बीजी के बारे में, सीड डेवलप ऑन कोन शेप्ड स्केल और लीफ लाइक स्ट्रक्चर विथ नो प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक फ्रूट। कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग फल के जैसा इसके ऊपर नहीं होता है। कहता है अनुकूलन की बात करते हैं, अगर एडॉप्टेशन की अगर हम बात करते हैं, कहता है कई जिम्नोस्पर्म की विशेषताओं में सुई के समान पत्तियां, सुई के समान पत्तियां, जैसे एकदम नुकीला पत्ती होता है, सुई के समान पत्तियां, मोटी क्यूटिकल्स और धसे हुए रंध्र शामिल हैं। कैसे? मोटे
क्यूटिकल्स और धसे हुए रंध्र शामिल हैं जो विशेष रूप से ठंडे या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो मतलब है ये ठंडा क्षेत्र में भी हो सकता है और सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी हो सकता है। तो इसके एडॉप्टेशन या अनुकूलन में आप कह सकते हैं कि इसकी पत्तियां कैसी होती है, सुई के आकार मतलब समान होती है। किसके समान? एकदम नुकीली सुई के समान होती है। और मोटी क्यूटिकल्स मतलब मोटा मोटा होता है, क्यूटिकल्स के समान होता है। धसे हुए रंध्र के समान होता है, धसे हुए रंध्र इसमें शामिल होते हैं जो विशेष रूप से ठंडे और शुष्क स्थानों पर, जो सूखाग्रस्त स्थान है उन क्षेत्रों में होते हैं या उपयुक्त होते हैं उन क्षेत्रों के लिए। ठीक है, कहता है संवहनी तंत्र की इसकी विशेषता। मैंने बताया कि जो वस्कुलर सिस्टम है इसमें अब वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम होता है। कहता है इनमें सुविकसित संवहनी ऊतक, जिसको कि हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, वो सुविकसित होते हैं, मतलब अच्छी तरह से विकसित होते हैं। जाइलम, हालांकि जाइलम में आमतौर पर वाहिकाएं नहीं होती है और इनके फ्लोएम में साथी कोशिकाएं नहीं होती है ना। सुविकसित तो होता है लेकिन जाइलम में आमतौर पर वाहिकाएं नहीं होती है, जिसको कि नोटोफाइटस को छोड़कर, याद रखिएगा, किसको छोड़कर? नोटोफाइटस को छोड़कर वाहिकाएं नहीं होती है और इनके फ्लोएम में साथी कोशिकाएं नहीं होती है। कुछ चीजें नहीं होती है, कुछ चीजें होती है, लेकिन इसमें जो संवहन तंत्र है, जाइलम फ्लोएम वाला संवहन तंत्र है, उस सुविकसित होता है। मतलब सुविकसित मतलब अच्छी तरह से विकास किया हुआ रहता है। तो चलिए अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। कहता है शंकु या स्ट्रोबिली, शंकु या स्ट्रोबिली मतलब प्रजनन संरचनाएं, प्रजनन संरचनाएं मतलब नर और मादा शंकु, नर और मादा शंकु। याद रखिएगा प्रजनन के लिए क्या चाहिए? नर चाहिए और मादा चाहिए। तो कहता है नर और मादा शंकु आमतौर पर स्प्रोलैंगिया, स्पोरेंगिया, याद रखिएगा स्पोरेंगिया धारण करती है, जहां विजाणु और तत्पश्चात गैमेटोफाइट्स का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? गैमेटोफाइट का उत्पादन होता है। अगले पॉइंट पर अगर देखिएगा परागन की बात करते हैं, पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कहता है यह मुख्यतः वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, क्योंकि पराग ग्रहण करने के लिए कोई वर्तिकाग्र नहीं होता है ना, कोई वर्तिकाग्र नहीं होता। वर्तिकाग्र जैसे कि अड़हुल के फूल में देखिएगा इस तरह का वर्तिकाग्र होता है जिसमें पराग कण होता है, तो इसमें जो है कोई वर्तिकाग्र नहीं होता, कोई भी आपका स्टिग्मा नहीं होता है। तो कहता है कि ये जो है मुख्यतः जो है इसका परागन जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है, वो हवा के द्वारा होता है। मतलब नर और मादा का जो यहाँ पर मिलन होगा वो कैसे होगा? हवाओं के द्वारा एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाने पर होता है, जिससे कि बीज उत्पन्न होता है। कहता है परागकण परागन द्वारा सीधे बीजांड तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? सीधे बीजांड तक पहुंचता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है नर युग्मक के बारे में, मेल गैमेट्स के बारे में बात करता है। कहता है नर युग्मकोद्भिद प्रायः 2 युग्मक उत्पन्न करते हैं, लेकिन अधिकांश प्रजातियों में केवल एक ही कार्यात्मक होता है। याद रखिएगा इसमें जो युग्मकोद्भिद है प्रायः कितना होता है? 2 युग्मक उत्पन्न करता है। कितने युग्मक उत्पन्न करता है? 2 युग्मक उत्पन्न करता है, लेकिन अधिकांश प्रजातियों में केवल ये एक ही कार्यात्मक होता है, दूसरा कार्यात्मक कार्य करने वाला नहीं होता। उत्पन्न 2 करता है लेकिन अधिकांश में एक ही कार्य करने वाला होता है, दूसरा कार्य करने वाला नहीं होता है। कहता है द्विलिंगी या एक लिंगी, द्विलिंगी या एक लिंगी की बात अगर करें तो कहता है कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकेड और जिंकोगो है ना, कौन सा? साइकेड और जिंकोगो में अलग अलग नर और मादा पौधे होते हैं। अलग अलग नर और मादा पौधा होगा, है ना, एक नर पौधा होगा, दूसरा मादा पौधा होगा। इसी को क्या कहता है? द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। जबकि
अन्य पौधे जो दोनों प्रकार के शंकु होते हैं, है ना, अन्य पौधों पर दोनों प्रकार का शंकु होगा, मतलब जो बीज वाला शंकु होगा, जो जिससे कि पॉलिनेशन होगा, वो दोनों शंकु उस पर अवेलेबल होगा, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। इसी को कहेंगे एक लिंगी। क्या कहेंगे इसको? एक लिंगी कहेंगे। द्विलिंगी में नर पादप अलग होगा, नर पेड़ अलग होगा और मादा पेड़ अलग होगा। लेकिन जब हम एक लिंगी की बात करेंगे तो एक लिंगी के अंतर्गत क्या होगा कि नर और मादा जो शंकु होगा वो कहां पर होगा, तो वो याद रखिएगा एक ही पौधे पर विकसित होगा, एक ही पौधे पर वो रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये सारी क्या है, तो ये सारे जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण, कि जिम्नोस्पर्म जो पादप वर्ग है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, 4 प्रकार के जो इसके वर्गीकरण है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आप हमारे अन्य वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से और वीडियोज और चैनल को आप सपोर्ट करते हैं। यही उम्मीद रखूंगा कि अब हमारे चैनल पर एक मैथ्स का भी क्लास हो रहा है जिसमें कि ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल जैसे मैथ्स के जो कठिन सवाल होते हैं, ये प्रश्न होते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिक और बेसिक दोनों ही एक साथ मिलेंगे। अभी फिलहाल आपका जो चल रहा है वो बेसिक फॉर्मेट के साथ चल रहा है, जिसमें कि आपको बेसिक से बताया जा रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। तब तक आप उस वीडियो को देखिए, लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ आपको नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी सहायक हो, बीएसएससी सहायक हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो रेलवे टेक्नीशियन का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम में इस वीडियो को उठाकर बैठ जाइए तो आपको कहीं ना कहीं इससे आने वाला जो प्रश्न होगा वो आपको आपके सामने मिलेगा। तब तक एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मजे में रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।